हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर ले आए हैं। आज एक नया चैप्टर भी शुरू करना है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, राइट। एनसीईआरटी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, वो आपको बता दिया। शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ के आए हैं, राइट। लास्ट लेक्चर्स उसी के ऊपर बेस्ड थे। मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी आप उसको कहें। जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, तब उसके लिए डायरेक्शन तो चलो ठीक है कि वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है कि टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है, राइट। पर वो एक ही डायमेंशन में होती है ना, इसलिए हम वेक्टर्स के बारे में इतनी बात नहीं करते जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं। बट ये मोशन इन प्लेन का जो कंसेप्ट आता है, तो उसमें वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। यस, ये पूरे चैप्टर में आपको वेक्टर्स के साथ ज्यादा दूसरे तरीके के साथ, जो मतलब डेप्थ वाला होता है ना वेक्टर्स, उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और हम वेक्टर्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आप सबको ये आज का जो वीडियो है, इसमें मैं मोशन इन अ प्लेन की इतनी बात नहीं करने वाला। इनफैक्ट कुछ भी बात नहीं इसके बारे। एक प्लेन का मतलब आपको बताएंगे और वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे आपके सामने। और बेसिकली अब आज और आने वाले कुछ लेक्चर्स वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होंगे, तो अपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करना। चलिए, सबसे पहले हम मोशन का मतलब तो जानते हैं, बट प्लेन का क्या मतलब होता है वो बता देते हैं आपको। देखिए बच्चों, प्लेन का अगर आप डेफिनेशन देखें, राइट, तो प्लेन इज बेसिकली अ टू डायमेंशनल क्लोज सरफेस, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन। इट्स अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। इसका एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी एक प्लेन हुआ, राइट। अगर मैं कोई बुक की बात करूं, बहुत मोटी बुक है, बट इस बुक का ये एक सरफेस आप देख लीजिए, ये भी एक प्लेन हुआ। आपका जो प्लेन शीट ऑफ पेपर होता है, वो भी एक प्लेन हुआ। तो ये सभी प्लेन के एग्जाम्पल है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है ना, तो वो बेसिकली दो डायमेंशंस में मूव कर सकता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड ही हमारा प्लेन है। इसी व्हाइट बोर्ड को मान लेते हैं, यही हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। हो सकता है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो, तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगी। बट अगर यही ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे, तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सी अभी इस पॉइंट पे तो इसकी एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है दिस मच, और इसी तरह से इसकी वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है दिस मच। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दूंगा, तो इसकी एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी दिस मच, और इसकी वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ के हो जाएगी दिस मच। तो अब ये ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा, दो डायमेंशन में मूव कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन में मूव करता है ना, तो डायरेक्शन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ 5 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो नहीं बताओगे क्या? बतानी पड़ेगी। नहीं तो ये ऑब्जेक्ट किधर को जा रहा है मुझे कैसे पता लगेगा, और किसी भी पॉइंट पे इसकी क्या पोजीशन होगी मैं कैसे बताऊंगा। इसलिए वेक्टर्स का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बात के साथ प्लेन में वेक्टर्स को समझना क्यों इतना जरूरी है, इस बात को मन में रखते हुए हम वेक्टर्स के बारे में बात शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने वेक्टर्स की बात। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपकी बात शुरू करूंगा एक वेक्टर और एक स्केलर में फर्क के साथ। आप ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में एक बात तो कॉमन होती है, इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो दोनों के पास होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास भी होता है और स्केलर के पास भी होता है। बट जो स्केलर के पास नहीं होता वो होता है does not have, scalar does not have direction, करेक्ट। और वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे
कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। बिल्कुल सही। अब इसकी एग्जांपल्स क्या बनती हैं हम वैसे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं वेक्टर की एग्जांपल दूं, मान लीजिए सबसे बेसिक एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे अभी जो मैंने लाइन बनाई थी लाइक दिस, ये कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, साउथ में है और ईस्ट में है, ठीक है। दिस कैन बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। सही कह रहा हूं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिल्कुल सही। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो सकती है, ओके। अब इसकी आप जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको, 10 मीटर्स पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन साथ में मैंने लिख दी, यही बताता है कि ये क्वांटिटी की वेक्टर है। और ये बेसिकली इस क्वांटिटी से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बट अगर वही मैं स्केलर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट की काउंटर पार्ट की बात करूं तो वो डिस्टेंस आता है, ये सॉरी 10 मीटर्स साउथ ईस्ट हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्पीड की, वेलोसिटी की नहीं, डिस्टेंस में मैं सिर्फ बोल दूंगा 10 मीटर्स। ऑब्जेक्ट की कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 10 मीटर्स, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। इसी तरह से मैं स्पीड की बात कर सकता हूँ, वेलोसिटी की सॉरी। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड साउथ ईस्ट लिख दो, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर्स पर सेकेंड से साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और अगर वही मैं स्केलर क्वांटिटी में वेलोसिटी के काउंटर पार्ट की बात करूं तो वो आता है स्पीड। और स्पीड में मैं मैग्नीट्यूड तो लिखूंगा 10 मीटर्स पर सेकेंड, बट मैं ऐसे कोई एरो नहीं बना सकता, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। इसी तरह से आप बहुत सारी और एग्जांपल्स की बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन कैसी होती है, वेक्टर या स्केलर? तो आंसर है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राइट, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन एक तरफ नीचे को है, अगर आप उसके ऑपोजिट मूव करेंगे तो हम डायरेक्शन ऑपोजिट मान लेंगे। क्वांटिटी तो नीचे को ही लग रही है, हम अपना साइन चेंज कर लेते हैं, राइट। अच्छा, और स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल, तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो हम पढ़ते हैं वो है फोर्स। तो ये बेसिकली वेक्टर और स्केलर का फर्क है। और हमारे को मोशन इन अ प्लेन में खास तौर पे वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। आंसर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दो डायमेंशंस में कहीं भी मूव कर सकता है। अगर आपको किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन बतानी है, मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करते करते यहाँ पहुंच गया और मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने बताना है कि ये मेरे से किस दिशा में है, तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन से इसकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक एरो लगाऊंगा। वही वेक्टर मुझे बताएगा कि ये मेरे से किस तरफ है, इधर है, इधर है, इधर है कि इधर को है। सो इसलिए वेक्टर्स प्लेन के कंसेप्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंगल डायमेंशन में वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम बता देते हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, राइट, बिकॉज एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है। बट प्लेन में दो डायमेंशन इन्वॉल्व है, इसलिए वेक्टर्स के ऊपर खास आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब तक हम समझ गए कि वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क होता है, मैं हेडिंग भी रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि वेक्टर्स को हम सबसे पहले अपनी कॉपी पे, अपने पेपर में लिखते कैसे हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों, वेक्टर्स को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वेक्टर लिखना था, ए वेक्टर। अब ये ए अल्फाबेट जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये बेसिकली डिनोट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, राइट। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका। मान लीजिए मेरे पास ये एक एरो है, एक वेक्टर को एक एरो के साथ डिनोट करते हैं। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय symbols of or by simply arrows। एक वेक्टर की एक एरो की तरह ही एक टेल होती है,
टेल वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वेक्टर शुरू हुआ है, और एक हेड होता है. So a vector has a tail and a head. So this is how we draw a vector. For example, मुझे बोला गया कि एक फोर्स वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन्स. तो मैं यहाँ पे उस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं कहूंगा एक स्केल बना लेते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल पेपर पे या व्हाइट बोर्ड पे 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन्स को डिनोट कर दे, तो मैं कहूंगा 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 न्यूटन्स. तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि बेसिकली 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी. बट इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, थोड़ा डायरेक्शन भी होना चाहिए. डायरेक्शन मान लीजिए दिया हुआ है, इधर कौन सी ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो 5 न्यूटन्स ईस्ट की तरफ हमारी फोर्स लग रही है. तो आई विल ड्रॉ द हेड ऑफ द वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि हेड ही वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है. तो इस तरह से वी ड्रॉ अ वेक्टर. सपोज मेरे को एक वेक्टर ड्रॉ करना है, लेट्स से एक्सेलरेशन वेक्टर है. सो एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए आई ड्रॉ, अब मैं इस एरो का मतलब आपको बताता हूँ. एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे दिया गया है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है. तो इसके लिए भी मैं एक स्केल डिसाइड करूंगा. लेट्स से अभी के लिए स्केल यही रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर मींस 1 यूनिट. अब यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर मींस, ओके पहले 1 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 3 सेंटीमीटर विल मीन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट आई विल डू, अब साउथ ईस्ट का मतलब होता है कि ऐसी एक लाइन, राइट. बेसिकली क्या होता है, ये आपकी होती है ईस्ट और ये होती है आपकी साउथ. तो यहाँ से भी 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और यहाँ से भी 45 डिग्री का. तो ये आपकी साउथ ईस्ट होगी, राइट. और आपका ये जो वेक्टर है इसकी मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा. लेट से ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज द वेक्टर. बाकी ये सब तो बस डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं. तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग एरोस. अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? आंसर है बेसिकली वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो उसके पास बेसिकली दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और यूनिट भी होते हैं ऑब्वियसली. तो एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बातें हैं. अब उनको हम लिखते कैसे हैं वो भी समझिए. मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए. इसको मैं हर बार वेक्टर शब्द नहीं लिखूंगा. मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? ए, और या तो मैं इसके ऊपर इस तरह से एक एरो ड्रॉ कर दूंगा, या फिर हम इस वेक्टर को ए बार के साथ डिनोट कर देंगे, या फिर हम इस वेक्टर को, अगर कई बार ये बुक्स में यूज किया जाता है कंसेप्ट, बोल्ड कर देंगे, बोल्ड लेटर ए लिख देंगे. तो या तो आपके पास ए के ऊपर एरो हो या ए के ऊपर बार हो, हमेशा हम एरो नहीं भी ड्रॉ करते, या फिर वो बोल्ड कैपिटल अल्फाबेट यूज किया जाए. तो हम कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स वेक्टर है, राइट. तो बेसिकली इन तीनों रिप्रेजेंटेशंस में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, राइट. सो मैं इन वेक्टर्स को कैसे लिख सकता हूं? सो ए वेक्टर को मैं ऐसे, या फिर ए बार, या फिर बोल्ड में अल्फाबेट ए लिख सकता हूं. इनको, इनका मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर की वैल्यू है 10 यूनिट्स north. So this portion is the magnitude and this is the direction. So this is how we represent the vectors on paper, or when we write, or when we read them from the books. Now कई बार ऐसा होगा कि आपको वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ काम करना है. तो आप क्या करोगे? यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम डिनोट कर सकते हैं by putting a vector in modulus, or by simply writing it capital A. Usually ऐसे I prefer this notation because ये notation कई बच्चों को confuse कर सकती है कि सर ये वेक्टर है, क्योंकि कई बार बोल्ड और नॉन बोल्ड नहीं भी हो तो कंफ्यूजन ना हो. बट स्टिल अगर आप खाली एक सिंबल, एक अल्फाबेट लिखते हैं तो वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए था 10 यूनिट्स नॉर्थ. तो जब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं बेसिकली सिर्फ 10 यूनिट्स लिखूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है. तो दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल रहे हैं
तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, राइट। अच्छा, एक बात और, जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्केल दिया है, इससे ये पता लगेगा कि वेक्टर का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, वो बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, उतना ज्यादा उसकी लेंथ बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे को कहा जाता है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है F1 वेक्टर, दिस इज 10 न्यूटन्स टुवर्ड्स साउथ, एस लिख दिया, और दूसरी फोर्स है F2 वेक्टर, इट इज 11 न्यूटन्स टुवर्ड्स साउथ। तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हाउ विल आई ड्रॉ देम? सो आई विल डू दिस थिंग। मैं लेट से स्केल पहले अपना डिसाइड करता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को डिनोट करता है, तो मैं कहूँगा कि 1 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर की लेंथ बनेगी, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी न्यूटन है उतने सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, F1 वेक्टर को मैं ड्रॉ करूँगा, साउथ इज डाउनवर्ड्स, बोर्ड पे तो डाउनवर्ड्स ही आएगा। सो आई विल ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लेंथ फॉर F1 वेक्टर, दिस इज 10 न्यूटन्स साउथ। पर जब मैं F2 वेक्टर को ड्रॉ करूंगा, अगर मैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करूं तो फॉर कंपैरिजन, तो वो वेक्टर 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ज्यादा है और मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के लिए रिप्रेजेंट करवाया। सो F2 वेक्टर को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर लेंथ के साथ, इसकी वैल्यू थी 11 न्यूटन साउथ। सो इस तरह से दो वेक्टर्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि आप उनकी टेल को बराबर लेवल पे ले आइए और उनकी लेंथ को मेजर कर लें। अगर उनकी लेंथ आपको एक बड़ी एक छोटी दिख रही है, इसका ये मतलब हुआ कि जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो उसका हेड डिनोट करता है। सो अगर आपका कोई वेक्टर किसी हेड, लेट से नॉर्थ की तरफ हेडेड है, तो उसका एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना चाहिए। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो हमें पता होनी चाहिए। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर कैन बी इक्वल। तो हम दो वेक्टर्स में कंपैरिजन करेंगे। अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? देखिए, वेक्टर्स के अंदर कितनी चीजें होती हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है, ऑब्वियसली यूनिट होते हैं, हम उनको भी इकट्ठे मैग्नीट्यूड के साथ ही ले लेते हैं। तो एक मैग्नीट्यूड हो गया यूनिट के साथ और दूसरा डायरेक्शन होगी। अगर आपके लिए दो वेक्टर्स को इक्वल प्रूव करना है तो उनकी ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके पास सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम ही डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, दो फोर्सेस ही हैं। लेट्स से दिस इज फोर्स 1 F1, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन्स और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट, करेक्ट। और दूसरी फोर्स है F2, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट है। तो मैं कहूंगा ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अब बात आती है, ये तो पहले तरह के वेक्टर्स हो गए। अब अनइक्वल वेक्टर्स कैसे होंगे? बहुत सिंपल है एक्सप्लेन करना। अगर आपके पास दो वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड या तो डिफरेंट हो जाए या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए या दोनों चीजें डिफरेंट हो जाए, तो वो अनइक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये पहला वेक्टर है F1, राइट। सो इसका 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ईस्ट। बट जो F2 वेक्टर है वो ऐसे है। F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है 10 न्यूटन्स, पर उसकी डायरेक्शन ईस्ट नहीं रहेगी, साउथ ईस्ट हो गई। तो क्या मैं इनको इक्वल वेक्टर्स मानूंगा? आंसर इज नो। वेक्टर्स को इक्वेट करने के लिए दो पैमानों पे उनको मेजर करना होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी पैमाना सही नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वेक्टर्स इक्वल नहीं होते, वेक्टर्स अनइक्वल होते हैं। इसी से हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स के लिए कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स थे, ठीक है, इन्हीं वेक्टर्स में बात कर लेते हैं। तो दिस वॉज F1 एंड दिस वॉज F2। अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनकी टेल्स में कितना एंगल बनेगा? आंसर मैं बताता हूं। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, आप इन दोनों टेल्स को देखो, ये दोनों एक ही तरफ को आगे बढ़ रही हैं, इनके हेड्स भी एक तरफ है, तो इन दोनों टेल्स में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो द लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच में एंगल 0 डिग्रीज बनता हो। और देखने पे वो कैसे पता लगते हैं? जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तब उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल ना भी हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड को चेक नहीं करते, हम डायरेक्शन को या एंगल को चेक करते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो इक्वल वेक्टर्स भी बन जाएंगे, और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल ना हुआ तो वो अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे। बस पैरेलल के लिए हमें डायरेक्शन सेम हो चाहिए, हमें उनके बीच में एंगल 0 डिग्रीज का चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे वेक्टर की तरफ, जो कि है ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला वेक्टर था F1 और ये हमारा दूसरा वेक्टर है F2। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे वेक्टर का एरो किधर को मर्जी जाए, जो हम सिंबल के ऊपर एरो लगाते हैं वो हमेशा राइट की तरफ ही बनता है। तो इट्स अ नोटेशन। कहीं ये सिंबल वाला एरो चेंज मत कर देना कि सर आपका वेक्टर तो लेफ्ट को जा रहा है तो ये सिंबल के ऊपर एरो भी लेफ्ट को जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम सिंबल के ऊपर एरो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, फिर चाहे आपका वेक्टर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, नीचे को जाए, ऊपर को जाए, जैसे मर्जी जाए, हम अपने सिंबल के ऊपर एरो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। इट्स बेसिकली अ नोटेशन, ये कोई वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बता रहा है एरो, ये बेसिकली नोटेशन है फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो प्लीज इसको आप वैसे ही रखिए। एनीवेज, अब यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स किस तरह से आपको लग रहे हैं? देखिए, एक वेक्टर जा रहा है ईस्ट की तरफ तो दूसरा वेक्टर जा रहा है वेस्ट की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में एंगल निकालना चाहता हूँ, मैं एक कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं भी उस बारे में बताता भी हूँ। मैं एक वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूँ, मैं इस पूरे वेक्टर, ये उसका टेल है, ये उसका हेड है, मैं इस पूरे वेक्टर को उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। दिस इज F2 वेक्टर, लेट्स से सपोज, और ये उसका टेल इस वेक्टर का, इस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर गया, तो इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो समझ जाइए कि जब दो वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो तब हम उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेक्टर को एक प्लेन में कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक वेक्टर जा रहा था F1, इसका वैल्यू था 10 न्यूटन्स और ये जा रहा था साउथ ईस्ट, राइट। अब ये वेक्टर जब इधर को जा रहा है ना, आप इसको यहां ड्रॉ करो, आप इसी वेक्टर को उतनी ही लेंथ और उसी डायरेक्शन में इधर ड्रॉ कर दो, ये भी F1 हो गया। आप उसी वेक्टर को यहां ड्रॉ कर दो, F1 वेक्टर 10 न्यूटन साउथ ईस्ट, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सभी डायरेक्शंस साउथ ईस्ट है और वेक्टर की लेंथ भी बराबर है 10 न्यूटन जितनी। तो इसका मतलब है हम एक वेक्टर को एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली तो वेक्टर का मतलब चेंज हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर कोई वेक्टर किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो फिर वो वेक्टर उसी बॉडी पे एक्ट करता रहेगा। यहाँ पे फोर्स का एग्जांपल बेस्ट हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ पे ये फोर्स लग रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक था, ये फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही थी टुवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन। तो आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी मैं F1 ही कहूंगा, 10 न्यूटन साउथ ईस्ट। बट ये फोर्स अभी भी इसी बॉडी के ऊपर लग रही है, ठीक है, ये फोर्स किसी और बॉडी पे नहीं लग रही। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो वेक्टर्स किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं आप उठा के जहां मर्जी रखिए, बट वो वेक्टर्स अल्टीमेटली उसी बॉडी पे एक्ट करते रहेंगे। आप किसी और बॉडी पे उस वेक्टर को, किसी और बॉडी पे उस फोर्स को नहीं लगा सकते। इन बातों का ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए। करिए नोट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम लाइन में एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, इसको देते हैं हम नाम v1, वेलोसिटी 1, v1 वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इसी की लाइन में आगे एक्ट कर रहा है v2 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड चाहे डिफरेंट हो, बट क्योंकि ये अलोंग वन स्ट्रेट लाइन एक्ट कर रहे हैं, हम इनको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइप कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट vectors. What are concurrent vectors? I tell you. These are the vectors that initiate मतलब start from same point. Either they start from same point or act at same point. Either they start from the same point or they act at the same point. I'll give you an example. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, राइट। दिस ब्लॉक इज लेट्स से ब्लॉक, एंड इसका जो सेंटर है वो है O, एंड इस पूरे ब्लॉक का मास इसके सेंटर O पे कंसंट्रेटेड है। इसे हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहते हैं। हम आगे वाले चैप्टर्स में रोटेशन मोशन में इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का सारा मास आप मान सकते हैं, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस सेंटर O पे कंसंट्रेटेड है। अब अगर मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना चाहता है, मेरा फ्रेंड अपने इस ब्लॉक को इधर को खींचना चाहता है, तो वो इसको इधर को फोर्स F1 लगा देते हैं, और दूसरा फ्रेंड इस ब्लॉक को इधर को खींचना चाहता है, वो इस पे फोर्स F2 लगा सकता है। हो सकता है दोनों फोर्सेस इक्वल ना भी हो। तीसरा फ्रेंड इधर खड़ा है, वो इस ब्लॉक को इधर को फोर्स लगा के खींचता है, और चौथा फ्रेंड नीचे को खड़ा है, लेट्स से यहाँ खड़ा है इधर को, और वो इस ब्लॉक को इधर को खींचता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी फोर्सेस किसी एक कॉमन पॉइंट पे ही एक्ट कर रही हैं एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ब्लॉक। ऐसे वेक्टर्स, फोर्सेस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट करें, या तो वहां से स्टार्ट हो, जैसे ये वेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर वहां पे एंड कर जाए, या वहां पे एक्ट कर जाए। अब देखो मैंने आपको जो समझाया था कि ये फोर्स का वेक्टर मैं उठा के यहाँ भी रख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जरा, इस फोर्स के वेक्टर को अगर मैं इधर भी एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा, ऐसे भी ड्रॉ कर दूं, राइट, और इसको F4 कह दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वेक्टर्स को एक ही प्लेन में शिफ्ट कर सकता हूं, बस उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसी तरह इस वेक्टर को मैं उठा के यहां से यहां भी रख लूं, तो ये देखो जरा, ये F3 वेक्टर कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये वेक्टर को उठा के मैं यहां रख दूं और इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूं, तो ये सभी वेक्टर्स की हेड्स इस पॉइंट पे एक्ट करेंगे। तो लॉजिक वही है, कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हैं, या जहां पे उनके एक ही पॉइंट पे सभी हेड्स आके मिलते हैं। बेसिकली मतलब एक ही है, हमें बस उन वेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ता है, शिफ्ट करके दिखाना पड़ता है, राइट। अब हम चलते हैं अगले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स? बहुत सिंपल सा मतलब है, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन आपको दिख रहा है, अब इस पे मैं दो वेक्टर्स बनाता हूं, दिस इज x वेक्टर लेट्स से, एंड दिस इज y वेक्टर। सो ये दोनों वेक्टर्स मेरे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, एक y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स है, राइट। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए एक x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर बना दूं, तो ये भी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कैसे? इन दोनों वेक्टर्स पे पास होता हुआ एक प्लेन, ये एक प्लेन मान लो, तो ये एक ही प्लेन पे दोनों वेक्टर्स बन जाएंगे, ये भी कोप्लेनर है। अच्छा, अगर मैं y एक्सिस है ऊपर को और z एक्सिस आपकी तरफ, इस तरह से वेक्टर्स बना दूं, तो ये भी कोप्लेनर है। x एक्सिस और z एक्सिस में बना दूं, तो ये भी कोप्लेनर है। ये भी मतलब दो डायमेंशंस में एक्सप्लेन होते हैं। तो आप ये समझिए कि कोई भी दो वेक्टर्स, दुनिया में कोई भी अगर हम दो वेक्टर्स बनाते हैं, वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। बट क्या यही बात मैं तीन वेक्टर्स के लिए कह सकता हूँ? मान लीजिए मेरे पास x, y और z तीन वेक्टर्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और ये है z एक्सिस। क्या मैं इन तीनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में कह सकता हूँ? आंसर इज नो। कैसे? ये पहले x और y एक्सिस वाले वेक्टर्स इस प्लेन में आते हैं,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में, और वाई और जेड एक्सिस वाले वेक्टर इस प्लेन में आएगा। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ अ बुक। लेट्स से दिस बुक, ये ऐसे आएगा वाई जेड वाला, एक्स और वाई वाला आएगा ऐसे, राइट, और एक्स और जेड वाला आएगा, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, राइट। बट अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में लाई करवाना चाहो तो वो नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम दो प्लेन चाहिए। अच्छा, बट अगर ये तीनों वेक्टर्स इस तरह से प्लेस्ड होते, दिस इज एक्स वन वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर, oops, so this is x vector, this is y vector and this is z vector. Let's say vectors हैं, no directions along x y z axis, only vectors are these. So मैं इनमें एक ऐसे प्लेन शीट ऑफ पेपर पास कर दूं तो वो एक प्लेन में लाई कर जाएंगे, लाइक दिस। मैं इसको कहता हूँ ये अब एक प्लेन में है क्योंकि ये एक ही टू डायमेंशनल सरफेस में कवर हो रहे हैं। सो इसका ये मतलब है कि जब आपके पास तीन वेक्टर्स आते हैं तो वो हो सकता है कि वो कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में लाई करें, हो सकता है कि वो एक से ज्यादा प्लेन में लाई करें। तो द लॉजिक इज वेक्टर्स in same plane are known as coplanar vectors, right? And the main thumb rule is any two vectors, any two vectors are always coplanar. Any three vectors, any three vectors can be coplanar or non-coplanar. They can be lying in the same plane or they can not be lying in the same plane. So इस लॉजिक का ये मतलब निकल के आता है। Now let's move to the next concept. नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, राइट। अच्छा, अब कुछ और तरह के भी वेक्टर्स हैं, जैसे कि 7 टाइप्स हुए थे, 8th यूनिट वेक्टर क्या होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत काम आता है। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? तो गाइस यूनिट का मतलब होता है वन, राइट। सो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, वन मतलब यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो और डायरेक्शन हो हमारे पास, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, तो मुझे एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर को डिनोट करना है, तो मैं कहूंगा लेट्स से मेरा ये वेक्टर है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, पर मुझे यूनिट वेक्टर डिनोट करना है, तो मैं इसको ए कैप लिख दूंगा। ए कैप मींस यूनिट वेक्टर along direction of x axis। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम x एक्सिस में a वेक्टर की बात कर रहे थे, तो a कैप का मतलब है कि यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, या डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर भी कह सकते हैं, जिधर को a वेक्टर जा रहा है उधर को हमारा यूनिट वेक्टर ये। तो यूनिट वेक्टर का फिर रोल क्या हुआ? यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किधर को एक्ट कर रही है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपके पास तीन एक्सिस होते हैं, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं i कैप, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं j कैप, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं k कैप। इसका ये मतलब है, अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो अलोंग xy प्लेन जा रहा है, राइट, तो मैं कहूंगा लेट्स से उसकी डायरेक्शन है this between I cap and j cap. So I can say that the object is moving in I cap j cap plane. और बढ़िया तरीके से मैं कह सकता हूँ that it is having a speed of 20 I cap, right, or displacement of 20 I cap plus 10 j cap. मतलब the object has moved by a distance of 20 on the x axis and 10 in the direction of y axis. सो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं और इनका कोई यूज नहीं है, डायरेक्शन के लिए दे आर यूज्ड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज, आई राइट ओवर हियर, अ जीरो वेक्टर। यस, वेक्टर्स कैन बी जीरो। व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? अ जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर
which basically has a magnitude of 0. अब सर ऐसा वेक्टर कैसे एग्जिस्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है? आई एग्री विद यू, बट इसका भी अपना एक रोल है। एक जीरो वेक्टर, मैं आपको कंपैरिजन में बताता हूँ। यूनिट वेक्टर की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, राइट? कोई भी एक डायरेक्शन होगी बट दैट विल बी फिक्स्ड। अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन इज पॉसिबल, then you have to take into account the unit vector, sorry zero vector, because zero vector का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है बट डायरेक्शन इसकी रैंडम होती है, और यू कैन से आर्बिट्रेरी होती है। वाई आर्बिट्रेरी और रैंडम? बिकॉज जीरो वेक्टर है यार, कोई कहीं को भी बोल दे एग्जिस्ट करता है, क्या फर्क पड़ता है? लेट्स से आई से अ जीरो वेक्टर एग्जिस्ट अलोंग ईस्ट, तो आप कहोगे सर नो, जीरो वेक्टर अलोंग एग्जिस्ट अलोंग साउथ, और कोई और कहेगा नो सर जीरो वेक्टर एग्जिस्ट अलोंग नॉर्थ। तो क्या फर्क पड़ता है, वो जीरो वेक्टर किधर को भी एग्जिस्ट करे, उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही है, तो हाउ विल एनीबॉडी एक्सप्लेन? इसलिए हम सभी डायरेक्शंस को इंक्लूड कर लेते हैं कि उसकी रैंडम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। सो बेसिकली ये तब यूज होता है, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, बट इसका यूज तब बहुत आता है सामने जब आपको रैंडमली कोई भी डायरेक्शन बतानी होती है। नोट कर लीजिए। राइट, नोट कर लिया। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। आप वेक्टर्स के बारे में ये चीज समझिए, दैट वेक्टर्स allow parallel shifting. Vectors allow parallel shifting of themselves. Vectors allow parallel shifting of themselves. इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है, let's say this is vector v1, right? Okay, now this vector, whether drawn over here or I shift it parallelly to a different space here, if this is v1 then this will also be v1, क्योंकि बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल आल्सो एंड सेम लेंथ आल्सो, सेम मैग्नीट्यूड आल्सो। सो एक वेक्टर को आप स्पेस में या प्लेन के अंदर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है f1 वेक्टर, पर मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, मुझे उसकी जरूरत इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे करी है जो इसके पैरेलल लाइन में आगे आती है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूंगा और इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर यहां ड्रॉ कर दूंगा। So if this is f1, this will also be f1 because this is a parallelogram. It looks like a parallelogram, and opposite sides of parallelogram are equal also and parallel also. So अगर ये वेक्टर 10 न्यूटन्स का है और along इस डायरेक्शन, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, तो ये वेक्टर भी 10 न्यूटन्स का होगा और इसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही होगी। सो वेक्टर्स अलाउ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ देमसेल्व्स। अब इसी लॉजिक के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, हम एंगल्स कैसे ढूंढते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ केसेस हैं, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब मुझे इनके बीच में एंगल ढूंढना है, करेक्ट? सब अभी मैंने कोई मेजरमेंट्स नहीं ली, मैं सबसे पहले आपको मेथड बता रहा हूँ अपने करना क्या। देखिए आपको ये तो पता लग गया कि इस पॉइंट को हम वेक्टर का टेल कहते हैं और इस एरो को हम वेक्टर का हेड कहते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर का टेल ये पॉइंट है और हेड ये पॉइंट है। जब भी आपने कभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना है तो आप एक बात का ध्यान रखना, या तो उन दोनों वेक्टर्स का हेड मैच करना चाहिए, मतलब उन दोनों वेक्टर्स का हेड एक ही पॉइंट पे मीट करे, या फिर उन दोनों वेक्टर्स का टेल एक पॉइंट से बाहर को निकले या एक पॉइंट पे मीट करे। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको ये पता लग गया हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल, राइट? तो आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो व्हाट आई विल डू,
पहले तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, तो ये उसी लाइन पे दिख रहा है मुझे। मैं इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे लाइक दिस ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये भी बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, एंड दिस इज ए वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स आपस में कॉन्करेंट है, बेसिकली दे हैव बिकम कॉन्करेंट वेक्टर्स। So you can also say that this method is basically that you should do the vectors as concurrent. You should make them concurrent. If they are not concurrent, you should make them concurrent. And दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हेड को हेड से मिला लीजिए या टेल को टेल से मिला लीजिए, तब आपके एंगल्स इजीली मिल जाएंगे। नाउ इस वेक्टर के केस में आपके पास दो एंगल्स बन सकते हैं, एक एंगल ये बन सकता है और एक एंगल ये बन सकता है। तो आंसर है जो छोटा एंगल बनता है दैट इज कंसिडर्ड एज द वेक्टर एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो स्मॉलर एंगल बनता हो हम उसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेते हैं, राइट? इसे नोट कीजिए, नोट कर लिया? अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर एक्ट कर रहा था ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है बी वेक्टर, करेक्ट? और इन दोनों वेक्टर्स में आपको एंगल दिया हुआ है 40 डिग्रीज, थोड़ा बड़ा है, मान लो 70 डिग्रीज है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्या बेसिकली इसमें मुझे कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत है? आंसर है नहीं। क्यों? ये वेक्टर्स ऑलरेडी कॉन्करेंट वेक्टर्स बने हुए हैं। कैसे? इन दोनों के टेल एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब जो एंगल इनके बीच में बन रहा है दैट इज ऑलरेडी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको मैं थीटा कह देता हूं। सो हियर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 70 डिग्रीज। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे को एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, करेक्ट? और दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है लाइक दिस बी वेक्टर, और इनके बीच में ये जो एंगल दिया हुआ है दिस इज लेट्स से 120 डिग्रीज। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। अब क्या करेंगे? पहले आप ये सोचिए क्या ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं? क्या है क्या? नहीं। कैसे? ए वेक्टर की टेल ऑफ ए और बी वेक्टर का हेड ऑफ बी, ये एक पॉइंट मीट कर रहे हैं। बट क्या हमें ये चाहिए होता है? नहीं, हमें तो हेड को हेड से या टेल को टेल से मिलाना है। तो क्या करूं मैं फिर? मैं करूंगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कैसे? एक काम करता हूं, यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं इस लाइन के, इस वेक्टर के, और इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ लाइक दिस, करेक्ट? तो यहाँ पे ये बी वेक्टर हो गया। तो अब जो ये एंगल है देखिए, अब ए वेक्टर का हेड भी इधर मीट कर रहा है और बी वेक्टर का हेड भी इधर मीट कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये बन जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये एक पैरेललोग्राम है। if this is 120 degrees and this is what co-increasing angles of a parallelogram are supplementary, right? So this will be 60 degrees. This is the angle between two vectors. इसी सम को मैं एक और तरीके से कर सकता था। कैसे? देखो ध्यान से, this was a vector and this was b vector, right? और यहाँ पे मुझे एंगल दिया हुआ था 120 डिग्रीज, करेक्ट? सो आप क्या कर सकते हो, आप इस बी वेक्टर को उठा के इस तरह से आगे शिफ्ट कर दो लाइक दिस, कि बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर जाए, दे बिकम कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो ये जो एंगल है दिस विल बी कंसीडर्ड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दिस इज 120 डिग्रीज, सो लीनियर पेयर से दिस इज आल्सो 60 डिग्रीज। सो चाहे इस मेथड से करो पैरेललोग्राम मेथड से, चाहे वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कोई एक एग्जांपल देखो। ओके, मैंने आपसे पूछा था फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अगर ये एंगल 70 डिग्रीज है तो व्हाट इज दिस एंगल? आंसर इज 360 माइनस 70, दिस इज 290 डिग्रीज। ये भी तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। क्या मतलब? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है दो लाइंस के बीच का एंगल। आपने ये छोटा एंगल देख लिया, ये बड़ा एंगल भी तो दो लाइंस के बीच में ही आता है, चाहे थोड़ा सा बड़ा एंगल है। तो कौन सा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बनेगा? दिस एंगल और दिस एंगल। लॉजिक इज द सेम। जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बताया कि हमेशा छोटे एंगल को इंपॉर्टेंस देनी है, छोटे एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानना है। तो यहाँ पे भी हम छोटे एंगल को ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानेंगे। और एक और बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानेंगे, इट मस्ट लाई बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज।
इसका मतलब है जब भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो रहा हो तो उसको 360 में से माइनस करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लो, समझे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, राइट, एंड दिस इज लेट्स से बी वेक्टर। ऑलरेडी ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी जो टेल्स हैं वो मीट कर रही है, और ये एंगल आपको लेट से दिया हुआ है 160 डिग्रीज। अब ऑलरेडी बहुत बड़ा एंगल है, तो ये एंगल 160 डिग्रीज है, तो बाकी कितना एंगल हो गया 360 माइनस 160 डिग्रीज, 200 डिग्रीज का एंगल हो गया। सो कौन से एंगल को हम मानेंगे, हम दोनों में से जो छोटा एंगल है 160 डिग्रीज, राइट। और अगर ये वेक्टर और बड़ा होता जाता तो ऊपर वाला एंगल 200 डिग्रीज बन जाता, नीचे वाला 160, तब किसको मानता, आंसर है नीचे वाले को, क्योंकि दोनों में से जो छोटा एंगल होगा और जो 180 डिग्री से कम कम रहेगा हम उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो छोटा एंगल निकल के आए उसे मानना है, और हमेशा वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए उनको कॉन्करेंट बनाना है, मतलब या तो उनकी हेड को हेड से जोड़ना है या टेल को टेल से जोड़ना है। और ये हम कैसे अचीव करते हैं, बाय पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स।